नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किस्सा कुर्सी का दूसरा एपिसोड है। कल मैंने बताया था कि संभावित चेहरे कितने हैं, किन किन लोगों का नाम है। राजद में लंबी फहरिस्त रही है। वर्तमान विधायक डॉक्टर सुनील, 172 विधानसभा बिहार विधानसभा है और आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि कभी कांग्रेस का कब्जा तो कभी सीपीआई का कब्जा रहा। बाद में मुझे लगता है 84 के दशक के बाद से फिर ये कभी वापस नहीं हो पाया। राजद के खाते में एक बार रहा, जिस वक्त में 2000 में पप्पू खान यहां से विधायक रहे। उसके बाद से जदयू और बीजेपी उमूमन इन्हीं लोगों का सत्ता पे कब्जा देखने को मिल रहा है। आज इस बात की चर्चा करना बहुत जरूरी है क्योंकि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, दावेदारी तो बहुत है और लोग दावेदारी करते भी हैं। सुनील साव राजद के कैंडिडेट बनाए गए 2020 में, करीब 15,000 के मार्जिन से वो हार गए और डॉक्टर सुनील फिर से जीत गए। 2000 में पप्पू खान, नौशादीन नबी उर्फ पप्पू खान यहां से विधायक रहे राजद। जब वो विधायक थे तो समीकरण त्रिकोणीय था, जिसका लाभ उनको मिला। उसके बाद से डॉक्टर सुनील लगातार जो है बिहार शरीफ विधानसभा का प्रतिनिधित्व भी करते आ रहे हैं। वर्तमान में मंत्री हैं और मंत्री होने के कारण एक जो माइलेज है उनको मिल सकता है। मगर हम तब की बात करते हैं जब सुनील साव एक ऐसे कैंडिडेट्स को लाया गया, क्योंकि बिहार शरीफ की जो राजनीति है, मुद्दे अनेक हो सकते हैं मगर इसका जो ध्रुवीकरण हुआ है हमेशा धार्मिक दृष्टिकोण से हुआ है। और यही कारण रहा कि एक नया प्रयोग राजद ने किया, क्योंकि इससे पहले राजद ने हमेशा प्रयोग में किसी अल्पसंख्यक कैंडिडेट को ही उतारा। 2020 में एक नया प्रयोग किया गया कि डॉक्टर सुनील के खिलाफ में सुनील साव को खड़ा किया। सुनील साव का जो वोट परसेंटेज रहा या जो मार्जिन रहा 9% का, जिसके कारण वो हारे, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। कुल जो वोट पड़ा था 81,888, ये डॉक्टर सुनील को पड़ा था बीजेपी से। और इनका जो वोट मार्जिन था वो 45% था। दूसरे सुनील साव का जो वोट रहा 66,786, उमूमन आसपास से ही रहा। 36.8% इनका वोट परसेंटेज रहा और हार का अंतर, जिसे मैंने पहले भी बताया था, 15,000 से मार्जिन से वो हार गए। और सबसे दिलचस्प बात है कि उस चुनाव में भी पप्पू खान ही फैक्टर रहे। 2015 में भी पप्पू खान ही फैक्टर रहे थे, जिस वक्त में बीजेपी और जदयू दोनों अलग अलग उस समय थी, गठबंधन में नहीं थे। शमीम असगर वहां से जदयू से कैंडिडेट थे और बीजेपी से डॉक्टर सुनील। उस वक्त भी आफरीन सुल्ताना मैदान में थी, पप्पू खान की पत्नी, और एक बड़ा वोट बैंक उनकी तरफ था। 2020 के भी चुनाव में आफरीन सुल्ताना ने कम से कम जो है 13,000 से अधिक वोट ला करके फिर से, आप इसको राजनीतिक व्यवस्था कहें या विरासत या साख बचाने की कोशिश पप्पू खान ने हमेशा किया। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो पप्पू खान यहाँ पर दोनों, एक दल के लिए वो हीरो हो सकते हैं और दूसरे दल के लिए, जिस दल की हम बात करते हैं जो बार बार हार रहे हैं, उनके अंदर ये टीस रही होगी। मगर एक विधायक जब जीतने के बाद और हारने के बाद सक्रिय होता है तो वो अपनी राजनीति को डेड नहीं करेगा। और यही कारण रहा कि पप्पू खान को टिकट चाहे मिले या ना मिले, वो हर बार कोशिश करते रहे। कभी पप्पू यादव की पार्टी से, कभी कांग्रेस से, कभी निर्दलीय, और अंततः जो उनकी ओरिजिन पार्टी थी राजद, उसमें वो वापस हुए। तेजस्वी यादव ने उनको सदस्यता दी। तो ये जो पॉलिटिकल लाइमलाइट होता है बिहार शरीफ का, मैंने पहले भी कहा कि मुद्दों का क्या है, वो चुनाव के वक्त बदल जाता है। फिर मुद्दा जो है बिहार शरीफ में हमेशा एक धार्मिक जो दृष्टिकोण रहा है शुरू से, जिसके प्रयोग में सुनील साव को उतारा गया था। हालांकि वैसे समाज पे अगर अच्छी पकड़ होती तो शायद 2020 का चुनाव कुछ और ही बयां कर रहा होता, मगर ऐसा नहीं हो पाया। सक्रियता की बात होती है, कैंडिडेट्स अचानक आए, बिजनेस प्रोफाइल से रहे, तो बिजनेसमैन लोग उनको जानते रहे होंगे। आम आदमी के बीच में सुनील साव का कोई कनेक्शन तो था नहीं।
अचानक वो लैंड करते हैं और पता चलता है कि ये कैंडिडेट्स होंगे। इस कैंडिडेचर को लेकर जितना प्रचार प्रसार भी किया, चूंकि जितना भी वोट बैंक रहा सुनील साहू का, वो राजद का वोट बैंक रहा और अनफैक्टर भी रहे हैं। वैश्य समाज में भी जो कोर वोटर्स हैं बीजेपी के, वो भी खुलकर उनका समर्थन नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स बहुत जरूरी होता है, और जब आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के बाद डेड पॉलिटिक्स करने लगते हैं, या आपकी अनुपस्थिति दिखने लगती है, या फील्ड में आपकी गैर मौजूदगी देखने लगती है, तो फिर हर व्यक्ति जो है उस एंगल से फिर आपको स्वीकार नहीं करता। और ये वर्तमान विधायक के साथ भी है, उनके ऊपर भी पब्लिक आरोप रहता है कि वर्तमान विधायक भी शहर में बहुत ज्यादा उनकी उपस्थिति नहीं होती है। हालांकि जब से मंत्री बने हैं लगातार कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। अब लोगों के बीच में जाना और अपने लोगों के बीच में जाना, ये दो अलग अलग फैक्टर है जिस पे ऊपर आरोप लगते रहे। मगर हालांकि डॉक्टर सुनील ने हमेशा नकारा है और कहा है कि मैंने हमेशा पॉलिटिक्स की है, विकास की। तो विकास के मुद्दे पर तो हमने पहले भी बता दिया कि शहर का जो मुद्दा है और जो वर्तमान है उसमें क्या स्थिति रही होगी। तो आफरीन सुल्ताना ने अच्छे खासे वोट से मतलब एक अच्छा मार्जिन लेकर के ये बताने की कोशिश की कि अभी भी शहर में वो है। तो शमीम अख्तर एसडीपीआई से उन दिनों वो कैंडिडेट थे, 2626 वोट वो लाए थे। शमीम अख्तर वर्तमान में ओवैसी की पार्टी से है, तो बिहार शरीफ से एक तो कैंडिडेचर फिक्स है। और अगर जब ध्रुवीकरण की बात होती है तो दोनों तरफ से बहुत सारे कैंडिडेट्स शामिल होते हैं। कुल मिलाकर के अगर हम समझने की कोशिश करें तो 2020 में कुल 23 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा था। 23 उम्मीदवारों का पर्चा था, उम्मीदवारी थी। एक को एकदम 0 वोट आया, बाकी सबने, किसी ने 500 किसी ने 1000। और इस तरीके से देखा जाए तो जो मुस्लिम कैंडिडेट्स रहे, आफरीन सुल्ताना हो, शमीम अख्तर हो, मोहम्मद सफीर आलमगी हो, मुख्तार हो, रिशाद अहमद हो, कुल मिलाकर इन लोगों की तरफ से 19,198 मतलब 19,000 के लगभग इन लोगों ने वोट लाया। और बाकी जो कैंडिडेट्स थे 23 में से वो आप इस समुदाय से थे, हिंदू पक्ष से। तो मुस्लिम कैंडिडेट्स और हिंदू कैंडिडेट्स की जो बात हो रही है तो ये इसकी बात है। मगर जो सबसे ज्यादा वोट बैंक रहा है वो डॉक्टर सुनील का पिछले विधानसभा में था। कुशवाहा जाति से उनका वोट बैंक भी था। नए परिसीमन ने उनकी चिंताएं तो जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि जितने भी बाहुल रहे हैं क्षेत्र उनके, परिसीमन में अब चले गए नालंदा विधानसभा। वैसे ही जो अगर बिहार शरीफ विधानसभा की हम बात करते हैं तो 80,000, 90,000, 1 लाख के बीच में मुस्लिम मतदाता हैं। दूसरे नंबर पे अगर यादवों की संख्या देखी जाए, जो कोर वोटर्स कहलाते हैं राजद के, उनकी भी संख्या अब 40 से 45,000 के बीच में हो गई। आंकड़ा डिफर कर सकता है, जो मेरे पास सूत्र है, जो स्रोत है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। वैश्य की भी संख्या लगभग अच्छी खासी है यहाँ पर। और कुर्मी जो जाति है 40 से 50,000 वोट उनके भी हैं। कुशवाहा के पहले 33,000 से अधिक हुआ करते थे, अब परिसीमन के बाद जो है ये स्थिति बिगड़ी है। तो ऐसे में अभी जो बैटिंग करने की बात चल रही है, वो बैटिंग में किसकी बैटिंग बहुत मजबूत होगी। क्योंकि मैंने कहा कि सुनील साहब जो अपने ही स्वजाति उनके हैं, या जो जिस तरीके से एक प्रयोग हुआ था, 15,000 से हारे, कितना वोट हुआ, कितना एक्टिव हुए, उस पर भी पार्टी विचार करेगी। तो ये 2020 का समीकरण था, जो चुनावी समीकरण था, उसकी बात करें कि आखिर हारने के पीछे जो है सुनील साहब का क्या कारण रहा, और जीतने के पीछे जो फैक्टर है, मोदी और जदयू का जो कॉम्बो पैक चला, उसका फायदा डॉक्टर सुनील को। अब सबसे बड़ी बात है कि राजद किसको टिकट देती है। मुस्लिम कैंडिडेट्स बनाती है चेहरा, या किसी हिंदू पक्ष से वो लाते हैं। दोनों स्थिति में भी इस बार जो है त्रिकोणीय समीकरण हो सकता है चुनाव का, क्योंकि जन स्वराज को आप एकदम नकार नहीं सकते। जन स्वराज एक ऐसी पार्टी है जो कम से कम कुछ अगड़ों की वोट, कुछ मुसलमानों की वोट जरूर ले, या उनके जो प्रशांत किशोर के अपने कोर वोटर्स हैं जो जन स्वराज में है, उनका भी एफर्ट्स होगा। कैंडिडेट्स उनके तरफ से तय करने हैं, किसी की घोषणा में नहीं करूंगा। कांग्रेस भी कभी मजबूत स्थिति में हुआ करती थी। कांग्रेस में वर्तमान में खींचतान है,
जिला अध्यक्ष और एक अन्य गुट तैयार है। तो इसकी राजनीति की जो बलि में कौन भेंट चढ़ेगा ये भी कहना मुश्किल है। मगर एक कांग्रेस के बड़े चेहरा में से दिलीप सिंह भी हैं, जिनका नाम अक्सर रहा है, चुनाव में या पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव रहते हैं, समाज सेवा में भी एक्टिव है। तो ये कुछ नाम है जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको कितना बैलेंस कर पाते हैं, या कांग्रेस के पुराने कोर वोटर्स कितने बचे हैं वो भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि वो जो वोटर्स बचे हैं उसमें से कितने लोगों ने कन्वर्ट किया बीजेपी की ओर या ट्रांसफर हुआ वो वोट बैंक, वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर हो सकता है। अब रही बात की जो बीजेपी के बहुत सारे जिला अध्यक्ष हैं या जो पोस्ट पे होल्ड कर रहे हैं, उनके दिल की इच्छाएं तो हैं कि वो भी चुनाव लड़े, मगर जब तक डॉक्टर सुनील सिटिंग एमएलए हैं तो ऐसे में इनका टिकट बीजेपी काट ले ऐसा होता हुआ फिलहाल नहीं दिख रहा है। राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, मगर फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है, क्योंकि डॉक्टर सुनील दम भी भरते हैं कि इस बार वो डबल मार्जिन से जीतेंगे। अब कितने मार्जिन से जीतेंगे उनको बेहतर पता होगा, समीकरण वो भी है, सर्वे सब जगह पे चल रहा है। मगर जो बात होती है जदयू से बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कई वर्षों से पार्टी का झोला ढो, उसमें से एक नाम इंजीनियर सुनील का भी है, जो बिहार शरीफ की पॉलिटिक्स में डायरेक्ट उनकी एक पकड़ है और समीकरण इधर उधर भी करने में माहिर है इंजीनियर सुनील। और ये जो इंजीनियर सुनील का मैंने इसलिए नाम लिया, जिक्र लिया, क्योंकि इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट और एक अच्छी पकड़ मानी जाती है नालंदा की राजनीति में। तो मैं कह सकता हूँ एक ये बात होती है। दूसरा है गुर्रेज अंसारी बहुत दिनों से झंडा ढो रहे हैं जदयू का और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं, अच्छी पकड़। तीसरे असगर शमीम जो चुनाव हारे, अब उनका क्या फैक्टर रहा ये सबको पता है, उसमें भी कहीं ना कहीं सेंधमारी हुई और जिसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ा, नहीं तो ऐसी स्थितियां नहीं बनती। चाहे बीजेपी से कोई बहुत बड़े नेता हो, तो बिहार शरीफ की जो मांग रही है ना कि या अगर किसी मुस्लिम्स को या किसी अगड़े को कभी बीजेपी या जदयू ने कभी अगर मान लीजिए डायरेक्ट चुनाव में जगह नहीं दिया तो इनडायरेक्ट में भी कहीं नहीं रखा। जैसे बात होती है एमएलसी की, वो कभी नहीं बनाया। तो एक जो टीस है वो तो है सामने कि अगर यही गठबंधन रहेगा तो फिर डायरेक्ट जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनकी भी उम्मीद रहती है कि 25 साल 30 साल हो गया पार्टी को दिए हुए, अब हमारा तो कभी नंबर आना चाहिए। मगर बिहार शरीफ का ये जो राजनीति है ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटक जाता है और मुद्दों से भटक करके बस एक ही जगह पर आ जाता है कि अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट्स आएंगे तो फिर इसका ध्रुवीकरण होगा, तो फिर एक की जीत हो जाएगी। अगर कोई हिंदू आता है, त्रिकोणीय श्रृंखला बनती है, तब ये काफी टफ हो जाएगा चुनाव। तो हर चीज पे राजद भी अपनी टिकटिकी लगाए बैठी है, बीजेपी भी, जदयू भी, सब लोग जान रहा है कि क्या समीकरण बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो ये जो वोट प्रतिशत है, तमाम चीजें हैं, इस पर पैनी निगाह है। तो डॉक्टर सुनील को हराने के लिए या तो त्रिकोणीय हो जाए या कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को लाया जाए जिसका चेहरा काफी सर्वमान है। मगर फिर मैं कहता हूं कि चुनाव का टिकट और समीकरण सब तेजस्वी तय करेंगे। अब किसको किसका आशीर्वाद मिला वो आने वाला वक्त तय करेगा। पप्पू खान ने कहा है कि हम भी आश्वस्त हैं, आयशा फातिमा जिस तरीके से वर्क कर रही है वो भी आश्वस्त दिख रही हैं। तो क्या कुछ होगा, मगर इस बार कैंडिडेट्स जो भी मैदान में हैं पढ़े लिखे हैं और अच्छे हैं। अब जनसुराज से जो भी आए, डॉक्टर दिनेश कुमार आए चाहे कोई और आए, दिनेश कुमार भी आते हैं तो मैंने कल भी बताया था कि पढ़े लिखे लोग हैं। तो ये जो चुनावी समीकरण है इसको बहुत ध्यान से केंद्रित करके चलने की आवश्यकता है। चेहरा कौन होगा इस पर बहुत बड़ा मंथन होगा, बहुत बड़ा सवाल है। अब चयन का लेवल क्या होगा, प्रोसीजर क्या है, ये तो राजद में बैठे लोग जाने, बीजेपी के दफ्तर में बैठे लोग जाने। बाकी फिलहाल इतना ही है, तो देखते रहें साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।